हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल 2 सरसमिकाओं की स्थापना के बारे में बताया था। उसमें से एक सरसमिका अभी रह गई थी। उस सरसमिका को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुनः वही फिगर है जो हमने उन दोनों सरसमिकाओं को हल करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए था। सेम फिगर वही है दोस्तों। तीसरी जो हमारी सरसमिका बनती है वो क्या बनती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा ये जो पाइथागोरस का सिद्धांत था कि AC का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग आधन AB का वर्ग था। अगर हम इन दोनों पक्षों में अगर हम BC के वर्ग का भाग देते हैं, BC के वर्ग का भाग देने पर तो इस कंडीशन में आपका होगा AC का वर्ग बटा में BC का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा में BC का वर्ग अब प्लस AB का वर्ग बटा में AB का वर्ग। इस कंडीशन में आपका ये हो गया AC बटा में BC का वर्ग बराबर BC बटा में BC का वर्ग अब प्लस AB और बटा में AB और बटा में यह BC का वर्ग दोस्तों। यानी हमने लिखा है कि दोनों पक्षों में BC के वर्ग का भाग देने पर, तो हमने दोनों पक्षों में BC के वर्ग का भाग दे दिया। इस कंडीशन में आप देख क्या रहे हैं, यह जो हमारा मान दिख रहा है AC और BC कन्फर्म है कि ये कर्ण है और ये लंब है। कर्ण और लंब का अनुपात आपको पता है कोसेक होता है। यानी इसको आप कोसेक थीटा का वर्ग लिख सकते हो और यह आपका वर्ग हो जाएगा। और प्लस ये क्या है दोस्तों, आधार और बटा में लंब। ये कन्फर्म है कि ये काट थीटा बनेगा, यानी काट थीटा का वर्ग। तो ये हो गया दोस्तों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन काट स्क्वायर थीटा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये था दोस्तों सरसमिका का तीसरा सूत्र। इस तरह से हम लोगों ने तीनों सरसमिका की स्थापना पढ़ लिया दोस्तों। अब इस सरसमिका से स्थापित जो हमारे सूत्र प्राप्त हुए, उन सूत्रों से भी कुछ व्युत्पन्न सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। उन व्युत्पन्न सूत्रों की भी चर्चा कर दें ताकि प्रश्नावली में जब मैं क्वेश्चंस को हल करूं तो उसमें आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम न उत्पन्न हो कि सर ये कहाँ से आप लिखते रहे हैं। इसलिए आते हैं, तीनों सरसमिकाओं को लेते हैं और लेने के बाद हम अपने पॉइंट पे चलेंगे जो चीज़ हम लोगों को जाननी है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं सरसमिका वाले पॉइंट को लेकर के। हम लोगों ने 3 ठो सरसमिकाएं पढ़ा है। पहली सरसमिका हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। दूसरी सरसमिका हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरसमिका हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारे 3 जो हैं सरसमिका सूत्र हैं। इन्हीं तीनों सरसमिका सूत्रों की द्वारा कुछ व्युत्पन्न सूत्र भी प्राप्त हमें होते हैं, जिन्हें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो हमारी पहली सरसमिका है, इसमें आपको ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का योगफल 1 के बराबर होता है। अगर आपकी इच्छा हुई तो आपको अगर आवश्यकता पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कास स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह यह जो सूत्र है आपका, ये आपका मुख्य आपका सरसमिका है। इस आधार पर चलेंगे तो आप व्युत्पन्न सूत्र अगर दिखाना सोचते हैं तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा।
इसी तरह पर यहाँ पर अगर आते हैं तो काट स्क्वायर थीटा के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये जो दोस्तों हमको सूत्र प्राप्त हुए हैं 2 ठो एक्स्ट्रा, ये इसी सर्व समीकरण से व्युत्पन्न हमारे क्या हैं सूत्र हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आपके अध्याय के मुताबिक, आपके कोर्स के मुताबिक सर्व समीकरण के सारे सूत्र की स्थापना बता दिया। अब हमें अमल करना है इस चीज़ को कि हम अपने लेसनों पर इन सूत्रों को किस तरह से प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को हर एक प्रश्नावली के कुछ गिने चुने प्रश्नों को सॉल्व करूंगा इन सूत्रों के माध्यम से। दोस्तों दूसरी बात आपको ख्याल कर लेना है कि यह जो सर्व समीकरण की स्थापना है, ये सूत्र जो है आपको अपने सवाल को देखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक उसका काम करना है। इसके लिए आपके सामने कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध नहीं होने का मतलब कि जहाँ पर जिस तरह की आवश्यकता होगी दोस्तों, आप अपने सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में केवल एक ही चीज़ बचता है, कोण। त्रिकोणमिति में जो हमारे कोण होते हैं उन कोणों के बारे में आपको बतला दूं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात में हमको 6 प्राप्त हुए हैं साइन से लेकर के कोसेक तक, उसके अनुपात जो होते हैं वो न्यून कोणों के अंतर्गत किस तरह होते हैं और उनके अंशीय मान का मान क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं उस सारणी को भी हम बना देते हैं ताकि आपको अपने अध्याय में वो सूत्र आपको मदद करें, आपके लिए वह सूत्र आपको उपयोगी बन सके। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ। त्रिकोण मितीय मानों का या अनुपातों का अंशीय मान ये टॉपिक है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये चार्ट आपके सामने बनता है, इसी चार्ट के द्वारा आप सब कुछ कर लेंगे। इसी चार्ट के माध्यम से सब कुछ आपको हल कर लेना है। इसमें मैं आपको 6 ठो लाइन खींच देता हूँ क्योंकि आपके अनुपात के अंतर्गत 6 मान को निकालना है। एक चीज़ चलता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए हो गया, ये टैन के लिए हो गया, ये काट के लिए हो गया और ये सेक के लिए हो गया और ये कोसेक के लिए हो गया। ठीक है, और इसमें मैं आपके सामने अंशीय मान लिख दे रहा हूँ। अंशीय मान के अंतर्गत आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, यानी साइन यह 0 अंश का मान होगा, ये 30 अंश का मान होगा, ये 45 अंश का मान होगा, ये 60 अंश का मान होगा, ये 90 अंश का मान होगा। दोस्तों अगर ये अनुपात अगर केवल हमें 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मालूम रहेंगे तो किसी भी पद का मान कितना भी बड़ा अंश में दिया होगा उसको तोड़ते हुए हम उसके मान को, उसके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या हैं, एक छोटा सा टिप्स है। हमको 0 से लेकर के 90 अंश तक की संख्याओं अंशों का मान हमको निकालना है। अगर हम इसमें से किसी एक के पद को अगर निकाल लेंगे तो शेष पदों के अंशीय मान को हम अपने अनुमान से या आंकलन विधि द्वारा या एक टिप्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस साइन वाले पद के मान को निकालते हैं। हमको 1 2 3 4 5, यानी सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 0 1 2 3 और 4 हमने ये मान लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि ये हमको 1 2 3 4 5 मानने हैं, मान निकालने हैं अंशीय मान। हमने 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब हमने क्या काम किया, दूसरा स्टेप में
इन सारे पदों में हमने 4 से डिवाइड कर दिया, सारे पद में 4 से भाग कर दिया, सब में 4 का भाग कर दिया। जब हम 4 का भाग किए तो हमको मिला क्या? अब भाग देकर देखते हैं कि जो पद अगर कटने लायक है उसको हम काट लें। तो ये तो भाग कटने लायक नहीं है, इसका रिजल्ट तो 0 मिल रहा है। ये 1/4 ही रहेगा, यह 1/2 हो जाएगा, वो यह 3/4 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में आपको क्या करना होता है? सारे पदों को रूट के अंतर्गत लिख देना है। सारे पद आप रूट के अंतर्गत लिख दें, सारे पदों को। यानी रूट 0 का मान 0 होगा, इसका मान 1/2 होगा, इसका मान 1/√2 होगा, ये √3/2 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। अब यही जो आपका मान प्राप्त हुआ दोस्तों, इसको साइन वाले लाइन में सजा दें आप। यानी 0, 1/2, 1/√2, 3/2, अरे कड़ी में 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1। अब ये जो आपने साइन का मान प्राप्त किया, इसको अगर हम पीछे से अगर पुनः लिख दें कास वाले कॉलम में, तो ये कास का वैल्यू हो जाएगा। यानी यहाँ लिख दें 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या हो गया दोस्तों? 0। अब हमें मान निकालना है tan का, और जैसा कि हम जानते हैं कि tan का मान साइन और कास का अनुपात होता है, क्योंकि मैंने एक जगह आपको लिखा था कि tan थीटा का मान साइन और कास के पद में साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। अगर आपको साइन 0 अंश का अगर मान निकालना, अगर आपको tan अगर 0 अंश का मान चाहिए तो आप साइन 0 अंश के मान को और कास 0 अंश के मान को लेकर के हल कर लेंगे तो वो tan का मान दे देगा। यानी साइन 0 अंश का मान 0 है, लेकिन कास 0 अंश का मान 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वही मान हो जाएगा, यानी 0 हो गया। क्योंकि 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे? जब इनको लेकर के अगर हल करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, इसका मान 1/√3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसको अगर 2 से काटते हैं तो √3 हो जाएगा, और इसका मान 1 में जब 0 का भाग देंगे दोस्तों तो यह आपका अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, या अपरिभाषित जिसे बोलते हैं। इसको अनंत भी कहा जाता है या अपरिभाषित भी कहा जाता है। अब इसके मान को अगर उल्टा लिख देते हैं तो काट का मान निकलेगा, क्योंकि tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी ये आपका इन्फिनिट हो गया, ये हो जाएगा √3, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सेक होता है वो कास का व्युत्क्रम होता है। कास का अगर व्युत्क्रम अगर आप कर देंगे तो सेक का मान निकलेगा। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या? ये जो आपका सेक है उसका मान निकालने के लिए कास के सारे पदों का व्युत्क्रम करेंगे। तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, इसका मान √2 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, और इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब इसका कोई फिक्स मान नहीं है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम करेंगे कास का तो इसका मतलब 1 में कास 90 अंश तो 0 होगा, तो 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत बार चला जाएगा, क्या अपरिभाषित होगा। और क्या कर देंगे? उसी तरह से इसका अगर पूरा व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि कोशिक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है। अगर आपको कोशिक 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो साइन 0 अंश का व्युत्क्रम कर देंगे। तो इस कंडीशन में इसका मान जो होगा वो अपरिभाषित होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, यह 2/√3 हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अंशीय मान था किसका क्या होता है यहाँ पे समझाया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को बता दिया। दोस्तों पुनः हम आपको अपने अगली वीडियो के साथ प्रश्नावली को लेकर आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बी हैप्पी।